हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल बिजनेस का टॉपिक इंटरनेशनलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। Internationalization is defined as the process by which firms become engaged and more involved in international markets. It is often driven by the need for diversification, achieving economies of scale, gaining government incentives, and accessing larger markets or joint venture opportunities। इसका मतलब है इंटरनेशनलाइजेशन का मतलब है वो प्रोसेस जिसमें कंपनीज ग्रेजुअली इंटरनेशनल मार्केट्स में एंटर और इन्वॉल्व होने लगती है। यानी फर्म्स अपना बिजनेस डोमेस्टिक लेवल तक नहीं रखती बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी एक्सपेंड करती हैं। इंटरनेशनलाइजेशन यूजली कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस की वजह से होते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन की नीड, इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, जॉइंट मार्केट का एक्सेस और जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज। डाइवर्सिफिकेशन की नीड कंपनीज का रिस्क कम करने के लिए अलग अलग मार्केट्स में बिजनेस करती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करना, इसका मतलब है ज्यादा प्रोडक्शन करके कॉस्ट पर यूनिट कम करना। गवर्नमेंट इंसेंटिव इसलिए होता है जिससे गवर्नमेंट्स कुछ फॉरेन ट्रेड्स को प्रमोट करने के लिए बेनिफिट्स देती हैं। लार्जर मार्केट्स का एक्सेस, फॉरेन कंट्रीज में नए कस्टमर्स मिलते हैं जिससे कि बिजनेस एक्सपेंड होता है। जॉइंट वेंचर्स अपॉर्चुनिटीज, लोकल फॉरेन कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कंपनी अपना फॉरेन कंट्रीज तक बिजनेस एक्सपेंड करती है, ज्यादा ग्रोथ होती है उससे और साथ ही साथ प्रॉफिट और अपॉर्चुनिटीज भी मिलते हैं। स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन। Most companies progress through 5 distinct stages as they expand globally. These stages represent a shift in the company's focus, physical presence, and strategic orientation. इसका मतलब है जब कंपनीज ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करती है तो वो जनरली 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस से गुजरती हैं। ये स्टेजेस बताती है कि कैसे कंपनी ग्रेजुअली डोमेस्टिक लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक ग्रो करती हैं। हर स्टेज के साथ कंपनी का फोकस, फिजिकल प्रेजेंस और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेशन चेंज होता है। शुरू में कंपनी का फोकस सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट पर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो फॉरेन मार्केट्स में एंट्री करती है, अपने प्रेजेंस एस्टेब्लिश करना, साथ ही साथ ग्लोबल स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करती है। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ती है उसका इन्वॉल्वमेंट इंटरनेशनल एक्टिविटीज में ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है और उसकी डिसीजन मेकिंग भी ग्लोबल पर्सपेक्टिव से होने लगती है। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनलाइजेशन के स्टेज दिखाते हैं कि कंपनी कैसे स्टेप बाय स्टेप अपना बिजनेस डोमेस्टिक से ग्लोबल लेवल तक एक्सपेंड करती है और अपने स्ट्रेटजी को इंटरनेशनल बनाती है। डोमेस्टिक ऑपरेशंस। नेचर। द कंपनी ऑपरेट्स solely within its home nation। इसका मतलब है इस स्टेज में कंपनी सिर्फ अपने होम कंट्री के अंदर ही ऑपरेट करती है, यानी सारे प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेल्स एक्टिविटीज एक ही देश के अंदर होते हैं। कंपनी का फॉरेन मार्केट से कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फोकस। द फर्म adheres to a national business model and focuses on expanding or diversifying within the domestic markets rather than looking abroad। इसका मतलब है फर्म अपने नेशनल बिजनेस मॉडल को फॉलो करती है और पूरा फोकस डोमेस्टिक मार्केट में ही एक्सपेंड करने का या डाइवर्सिफिकेशन पर होता है। वो नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करके
या नए सिटीज में अपने ब्रांच खोलकर ग्रोथ करने की कोशिश करती है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज के बारे में नहीं सोचती। ओरिएंटेशन: These enterprises usually hold an ethnocentric perspective, viewing the business purely through the lens of their home country. इसका मतलब है इस स्टेज की कंपनीज यूजली एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव रखती है। एथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव वो बिजनेस का स्टाइल होता है जो सिर्फ अपने होम कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखती है। उन्हें लगता है कि उनका अपना मार्केट और वर्किंग स्टाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है। सिंपल वर्ड्स में, डोमेस्टिक ऑपरेशन स्टेज में कंपनी अपने देश में ही काम करती है और फॉरेन मार्केट्स पर ध्यान नहीं देती। फॉरेन ऑपरेशंस नेचर: The firm begins to expand its market to other nations, typically through exports. इसका मतलब है इस स्टेज में कंपनी अपने मार्केट दूसरे कंट्रीज तक एक्सपेंड करना शुरू कर देती है। ये एक्सपेंशन यूजली एक्सपोर्ट्स के थ्रू होता है, यानी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन मार्केट्स में बेचना स्टार्ट करती है। फोकस: कंपनीज टारगेट ओवरसीज countries with high demand for their products. For example, Indian companies exporting spices, textiles और जूट। कंपनीज उन ओवरसीज कंट्रीज को टारगेट करती है जहां उनके प्रोडक्ट्स की हाई डिमांड होती है। जैसे इंडियन कंपनीज के स्पाइसेस, टेक्सटाइल और जूट फॉरेन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं क्योंकि वहां इनकी डिमांड ज़्यादा होती है। ओरिएंटेशन: While they have entered the international arena, these firms often refrain an ethnocentric orientation, viewing foreign markets as an extension of the domestic market. इसका मतलब है इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने के बाद भी इन कंपनीज का पर्सपेक्टिव अक्सर एथनोसेंट्रिक ही रहता है, यानी वो फॉरेन मार्केट्स में अपने डोमेस्टिक मार्केट का एक्सटेंशन ही समझते हैं। फॉरेन मार्केट्स को डोमेस्टिकली ही हमेशा ट्रीट करते हैं। अपनी होम कंट्री वाली स्ट्रैटेजी वहां पे भी अप्लाई करने की कोशिश करते रहते हैं। सिंपल वर्ड्स में, फॉरेन ऑपरेशन स्टेज में कंपनी एक्सपोर्ट के थ्रू दूसरे देशों में एंट्री करती है, लेकिन अभी भी अपने फोकस और थिंकिंग मेनली होम कंट्री के हिसाब से ही रखती है। जॉइंट वेंचर्स और सब्सिडीज नेचर: This stage involves the physical movement of some operations from the home country to a foreign country. इसका मतलब है इस स्टेज में कंपनी सिर्फ एक्सपोर्ट नहीं करती बल्कि अपने कुछ ऑपरेशंस को फिजिकली फॉरेन कंट्री में शिफ्ट करना शुरू करती है, यानी प्रोडक्शन यूनिट, ऑफिस या ब्रांच दूसरे देश में इस्टेब्लिश की जा सकती है। फोकस: Firms enter into partnership, joint ventures or establish subsidiaries to share costs, profits and management responsibilities. This marks the transition from simple international trading to investment expansion. इसका मतलब है कंपनीज फॉरेन मार्केट में एंट्री के लिए पार्टनरशिप करती है या अपनी सब्सिडियरी कंपनी स्टैब्लिश करती है। जॉइंट वेंचर में दो कंपनीज मिलकर काम करती है और कॉस्ट, प्रॉफिट, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करती है। ये स्टेज सिंपल बाइंग सेलिंग से आगे बढ़कर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंशन का स्टेप होता है, क्योंकि कंपनी अब फॉरेन कंट्री में पैसा इन्वेस्ट भी करती है। सिंपल वर्ड्स में, इस स्टेज में कंपनी फॉरेन कंट्री में पार्टनरशिप या अपनी ब्रांच खोलकर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट वहां पे करती है और ऑपरेशन स्टार्ट कर देती है। मल्टीनेशनल ऑपरेशंस नेचर: The company evolves into a full-fledged multinational corporation (MNC) with production facilities located in various countries around the globe.
इसका मतलब है इस स्टेज में कंपनी एक फुल फ्लेज्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन जाती है। इसका इसका प्रोडक्शन फैसिलिटीज और ऑफिसेज डिफरेंट कंट्रीज में लोकेटेड होते हैं, यानी कंपनी का स्ट्रॉन्ग ग्लोबल प्रेजेंस होता है। फोकस, ईच फॉरेन सब्सिडी इज ऑफन handled as a separate entity within a regional system, while crucial decisions are made at headquarters. The firm responds to local social, cultural and legal constraints. इसका मतलब है हर फॉरेन सब्सिडरी को यूजली एक सेपरेट एंटिटी के रूप में हैंडल किया जाता है जो अपने रीजनल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करती है। इम्पोर्टेंट और मेजर डिसीजंस जनरली हेडक्वार्टर से ही लिए जाते हैं, लेकिन कंपनी लोकल मार्केट के एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजीज और ऑपरेशंस को एडजस्ट कर लेती है। ओरिएंटेशन, द ओरिएंटेशन शिफ्ट्स फ्रॉम एथनोसेंट्रिक टू पॉलीसेंट्रिक। The firm recognizes market differences and adopts a multinational strategy to respond to local markets, local environments. इसका मतलब है जब जब ओरिएंटेशन जब एथनोसेंट्रिक से पॉलीसेंट्रिक की तरफ शिफ्ट होता है, तब कंपनी ये रियलाइज करती है कि हर फॉरेन मार्केट अपने होम मार्केट से डिफरेंट होता है। एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन में कंपनी अपने होम कंट्रीज की पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज और प्रैक्टिसेस पर ज़्यादा डिपेंड करती है और फॉरेन मार्केट को डोमेस्टिक मार्केट का एक्सटेंशन समझती है। लेकिन जब कंपनी पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन अडॉप्ट करती है, तो वो समझने लगती है कि हर कंट्री का कस्टमर, कल्चर, लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होते हैं। इसलिए कंपनी मल्टीनेशनल स्ट्रैटेजी फॉलो करती है, जिसमें हर जगह कंट्री की सब्सिडरी को लोकल मार्केट के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने की फ्रीडम दी जाती है। ये अप्रोच मल्टीनेशनल ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, जहां कंपनी हर कंट्री के हिसाब से एनवायरनमेंट में एडजस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स, मार्केटिंग और मैनेजमेंट स्टाइल को अडॉप्ट करती है, इंस्टेड ऑफ कि एक ही ग्लोबल स्ट्रैटेजी सब जगह अप्लाई करने के। सिंपल वर्ड्स में, मल्टीनेशनल ऑपरेशन स्टेज में कंपनी दुनिया के कई देशों में काम करती है। हेड ऑफिस से मेन डिसीजन होते हैं, लेकिन हर कंट्री के मार्केट के हिसाब से काम किया जाता है। Transnational operations nature, these firms achieve a balance between global efficiency and local responses. इसका मतलब है इस स्टेज में कंपनी ग्लोबल एफिशिएंसी और लोकल रिस्पॉन्सिवनेस के बीच एक प्रॉपर बैलेंस अचीव कर लेती है, यानी वो वर्ल्ड वाइड कॉस्ट एफिशिएंसी मेंटेन करती है, साथ ही हर कंट्री के लोकल नीड्स के अकॉर्डिंगली भी काम करती है। फोकस, डिसीजन मेकिंग हाईली डिसेंट्रलाइज्ड। International units are free to make decisions with limited oversight from headquarters. Assets are dispersed, interdependent and specialized. यहाँ डिसीजन मेकिंग काफ़ी डिसेंट्रलाइज होती है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट्स को काफ़ी फ्रीडम होती है अपने डिसीजन उसी कंट्री में लेना, और हेडक्वार्टर्स का कंट्रोल लिमिटेड हो जाता है। कंपनी के असेट्स डिफरेंट कंट्रीज में डिस्पर्स हो जाते हैं, इंटरडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी हर यूनिट किसी स्पेसिफिक फंक्शन में एक्सपर्ट होती है और एक दूसरे पर डिपेंड करती है। ओरिएंटेशन, द फर्म अडॉप्ट्स अ जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, viewing the world as a single market rather than a collection of separate national markets. इसका मतलब है इस स्टेज में फर्म जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन अडॉप्ट करती है,
यानी वो दुनिया को अलग अलग नेशनल मार्केट्स के रूप में नहीं बल्कि एक सिंगल ग्लोबल मार्केट के रूप में देखती है। सिंपल वर्ड्स में, ट्रांसनेशनल ऑपरेशन स्टेज में कंपनी ग्लोबल लेवल पर एफिशिएंटली काम करती है और लोकल मार्केट्स को भी इम्पोर्टेंस देती है, साथ ही दुनिया को एक ही मार्केट के रूप में ट्रीट करती है। Strategic orientation, the EPRG framework context. The source material categorizes firms based on their strategy, view of world, and orientation, ethnocentric, polycentric, and geocentric as they evolve. इसका मतलब है EPRG फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली कंपनीज को उनकी स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड व्यू और ओरिएंटेशन के बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। जैसे जैसे फर्म इंटरनेशनल लेवल पर इवॉल्व होती है, उनका पर्सपेक्टिव और अप्रोच भी चेंज होता है। इस फ्रेमवर्क में मेनली 3 टाइप्स की ओरिएंटेशन होती है। एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, जहां कंपनी अपने होम कंट्री को सबसे इम्पोर्टेंट मानती है और वहीं पॉलिसीज और प्रैक्टिसेस फॉरेन मार्केट्स में अप्लाई करने की कोशिश करती है। पॉलीसेंट्रिक ओरिएंटेशन, इस ओरिएंटेशन में कंपनी हर कंट्री को अलग मार्केट के रूप में देखती है और लोकल कंडीशन के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाती है। जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन, इस ओरिएंटेशन में कंपनी पूरी दुनिया को एक सिंगल ग्लोबल मार्केट के रूप में देखती है और ग्लोबल इंटीग्रेशन के साथ बेस्ट पॉसिबल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करती है। सिंपल वर्ड्स में, EPRG फ्रेमवर्क बताता है कि कंपनी का ग्लोबल बिजनेस के प्रति नजरिया क्या है। क्या वो सिर्फ अपने देश का पर्सपेक्टिव से सोचती है, या हर कंट्री को अलग अलग ट्रीट करती है, या पूरी दुनिया को ही एक मार्केट के रूप में देखती है। एट्रीब्यूट, डोमेस्टिक फर्म, इंटरनेशनल फर्म, ग्लोबल फर्म, ट्रांसनेशनल फर्म। स्ट्रेटजी मॉडल, डोमेस्टिक फर्म प्योरली डोमेस्टिक, इंटरनेशनल फर्म इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड फेडरेशन, ग्लोबल फर्म ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड हब, ट्रांसनेशनल फर्म ग्लोबल इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क। इसका मतलब है, डोमेस्टिक फर्म स्ट्रैटेजी मॉडल के टाइम पे प्योरली डोमेस्टिक स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है, सिर्फ होम कंट्री पर ही फोकस होता है। इंटरनेशनल फर्म के टाइम पे स्ट्रैटेजी मॉडल इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड फेडरेशन मॉडल फॉलो करती है, जहां हेड ऑफिस कंट्रोल रखता है और फॉरेन यूनिट्स कोऑर्डिनेट करते हैं। ग्लोबल फर्म का स्ट्रैटेजी मॉडल ये होता है, ग्लोबल सेंट्रलाइज्ड हब मॉडल होता है, जहां मेजर डिसीजंस और कंट्रोल हेडक्वार्टर्स के पास होते हैं। ट्रांसनेशनल फर्म, इसका स्ट्रैटेजी मॉडल ग्लोबल इंटीग्रेटेड नेटवर्क मॉडल फॉलो करती है, जहां सब यूनिट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और मिलकर काम करते हैं। व्यू ऑफ वर्ल्ड, डोमेस्टिक फर्म होम कंट्री, इंटरनेशनल फर्म एक्सटेंशन ऑफ होम कंट्री, ग्लोबल फर्म ग्लोबल मार्केट्स और रिसोर्सेस, ट्रांसनेशनल फर्म ग्लोबल मार्केट्स एंड रिसोर्सेस। इसका मतलब है, डोमेस्टिक फर्म सिर्फ अपने होम कंट्री को ही मार्केट मानती है। इंटरनेशनल फर्म में व्यू ऑफ वर्ल्ड ये होता है कि फॉरेन मार्केट को होम मार्केट का एक्सटेंशन समझती है। ग्लोबल फर्म में व्यू ऑफ वर्ल्ड ये होता है कि दुनिया को ग्लोबल मार्केट और रिसोर्स के रूप में देखती है। वही सेम चीज ट्रांसनेशनल फर्म में भी होता है कि व्यू ऑफ वर्ल्ड इन लोगों का ग्लोबल मार्केट्स और रिसोर्सेज दोनों को इंटीग्रेट करके देखती है। एट्रीब्यूट
ओरिएंटेशन, डोमेस्टिक फर्म का एथनोसेंट्रिक होता है, इंटरनेशनल फर्म का भी एथनोसेंट्रिक होता है, ग्लोबल फर्म का मिक्स्ड होता है, ट्रांसनेशनल फर्म का जियोसेंट्रिक होता है। इसका मतलब है डोमेस्टिक फर्म का ओरिएंटेशन एथनोसेंट्रिक सिर्फ होम कंट्री पर्सपेक्टिव से होता है। इंटरनेशनल फर्म का जो ओरिएंटेशन होता है वो एथनोसेंट्रिक ओरिएंटेशन कंटिन्यू रहते हैं। ग्लोबल फर्म का ओरिएंटेशन मिक्स्ड होता है, यानी कि ओरिएंटेशन होती है होम और ग्लोबल दोनों को कंबाइन करके। ट्रांसनेशनल फर्म में ओरिएंटेशन जियोसेंट्रिक ओरिएंटेशन होता है, पूरी दुनिया को एक ही सिंगल मार्केट के रूप में देखती है। की एसेट्स, डोमेस्टिक फर्म लोकेटेड इन होम कंट्री, इंटरनेशनल फर्म कोर सेंट्रलाइज्ड अदर डिस्पर्स्ड, ग्लोबल फर्म all in home country except sourcing or marketing, transnational firm dispersed, interdependent and specialized। इसका मतलब है कि डोमेस्टिक फर्म का की एसेट सारे की एसेट होम कंट्री में लोकेटेड होते हैं, इंटरनेशनल फर्म का की एसेट कोर एसेट सेंट्रलाइज्ड होते हैं बल्कि डिस्पर्स्ड होते हैं, बाकी डिस्पर्स्ड होते हैं। ग्लोबल फर्म का की एसेट होता है मोस्टली एसेट्स होम कंट्री में होते हैं एक्सेप्ट सोर्सिंग और मार्केटिंग के। ट्रांसनेशनल फर्म का जो की एसेट्स है वो एसेट्स डिस्पर्स्ड, इंटरडिपेंडेंट और स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी अलग अलग कंट्रीज में स्प्रेड और कनेक्टेड होते हैं। नॉलेज, डोमेस्टिक फर्म का होम कंट्री में होता है, इंटरनेशनल फर्म क्रिएटेड एट सेंटर एंड ट्रांसफर्ड, ग्लोबल फर्म का मार्केटिंग डेवलप्ड जॉइंटली एंड शेयर्ड, ट्रांसनेशनल फर्म का ऑल फंक्शंस डेवलप्ड जॉइंटली एंड शेयर्ड। इसका मतलब है डोमेस्टिक फर्म का नॉलेज सिर्फ होम कंट्री में डेवलप होता है, इंटरनेशनल फर्म का जो नॉलेज है वो नॉलेज सेंटर हेड ऑफिस में क्रिएट होती है और फॉरेन यूनिट्स तक ट्रांसफर की जाती है। ग्लोबल फर्म का जो नॉलेज होता है वो मार्केटिंग नॉलेज जॉइंटली डेवलप होती है और शेयर की जाती है। ट्रांसनेशनल फर्म में जो नॉलेज होती है सारी फंक्शंस की नॉलेज जॉइंटली डेवलप और शेयर होती है अक्रॉस द नेटवर्क, मतलब पूरे नेटवर्क में। सिंपल वर्ड्स में जैसे जैसे फर्म डोमेस्टिक से ट्रांसनेशनल लेवल तक ग्रो करती है उसकी स्ट्रैटेजी, वर्ल्ड व्यू, ओरिएंटेशन, एसेट्स और नॉलेज शेयरिंग का लेवल भी ज्यादा ग्लोबल और इंटीग्रेटेड होता चला जाता है। एथनोसेंट्रिक, key assets, knowledge and strategic decisions are concentrated in the home country. The foreign market is seen essentially as an extension of the domestic market. इसका मतलब है एथनोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनी के की असेट्स, नॉलेज और स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेनली होम कंट्री में ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, यानी हेड ऑफिस सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और मेजर डिसीजंस वहीं लिए जाते हैं। इस अप्रोच में कंपनी फॉरेन मार्केट्स को अपने डोमेस्टिक मार्केट का एक्सटेंशन समझती है, मतलब जो पॉलिसीज, स्ट्रेटजीज और मैनेजमेंट का स्टाइल होम कंट्री में यूज होता है वही फॉरेन कंट्री में भी अप्लाई करने की कोशिश की जाती है। कंपनी का बिलीफ होता है कि उसका होम कंट्री का स्टाइल और वे ऑफ वर्किंग ही बेस्ट है, इसलिए उससे चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल वर्ड्स में एथनोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनी का कंट्रोल और नॉलेज होम कंट्री में ही रहता है और फॉरेन मार्केट्स को सिर्फ अपने देश का एक्सटेंडेड पार्ट माना जाता है। पॉलीसेंट्रिक, associated with multinational operations, the firm responds to local market differences, treating subsidiaries as separate entities. इसका मतलब है पॉलीसेंट्रिक अप्रोच यूजुअली मल्टीनेशनल ऑपरेशन से एसोसिएटेड होती है
इसमें कंपनी हर फॉरेन मार्केट के लोकल मार्केट डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस देती है। यानी फर्म समझती है कि हर कंट्री के कल्चर, कस्टमर प्रेफरेंसेस, लॉज और बिजनेस एनवायरनमेंट अलग होता है। इसलिए वो अपनी स्ट्रेटेजी और पॉलिसीज को लोकल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करती है। इस अप्रोच में फॉरेन सब्सिडरीज को सेपरेट एंटिटीज के रूप में ट्रीट किया जाता है। उन्हें अपने डिसीजंस लेने की काफ़ी फ्रीडम होती है ताकि वो लोकल मार्केट के हिसाब से काम कर सकें। सिंपल वर्ड्स में पॉलीसेंट्रिक अप्रोच में हर कंट्री में कंपनी हर कंट्री को अलग मार्केट के रूप में देखती है और लोकल नीड्स के हिसाब से अपना बिजनेस चलाती है। Geocentric, associated with transnational operations, resources and knowledge are dispersed and interdependent. The firm contributes to worldwide operations rather than just adapting to local markets. इसका मतलब है जियोसेंट्रिक अप्रोच यूजली ट्रांसनेशनल ऑपरेशन से रिलेटेड होती है। इसमें कंपनी के रिसोर्सेज और नॉलेज अलग अलग कंट्रीज में डिस्पर्स यानी कि स्प्रेड आउट होते हैं और सब यूनिट्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। यानी हर कंट्री की यूनिट सिर्फ अपने लोकल मार्केट के लिए काम नहीं करती बल्कि वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस में भी कंट्रीब्यूशन देती है। नॉलेज और एक्सपर्टाइज सिर्फ हेड ऑफिस तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि डिफरेंट कंट्रीज के बीच शेयर होती है। इस अप्रोच में कंपनी दुनिया को एक सिंगल ग्लोबल मार्केट के रूप में देखती है और सिर्फ लोकल एडेप्टेशन पर फोकस नहीं करती बल्कि ग्लोबल इंटीग्रेशन पर भी ध्यान देती है। सिंपल वर्ड्स में जियोसेंट्रिक अप्रोच में कंपनी ग्लोबल लेवल पर कनेक्टेड होती है जहां सब कंट्रीज मिलकर काम करती है और पूरी दुनिया को एक ही मार्केट माना जाता है। Businesses entering international markets must select a mode of entry to capitalize on opportunities and ensure success. The various modes of entry are इसका मतलब है जब बिजनेसेस इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करते हैं तो उन्हें एक प्रॉपर मोड ऑफ एंट्री चूज करना पड़ता है। सही मोड सेलेक्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है ताकि कंपनी अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सके और लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सके। हर मोड का अपना रिस्क लेवल, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट और कंट्रोल लेवल होता है। कुछ मोड्स में कम इन्वेस्टमेंट और कम रिस्क होता है जैसे एक्सपोर्ट, जबकि में कुछ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और कंट्रोल होता है जैसे सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर। इसलिए कंपनी को अपने गोल्स, रिसोर्सेज और कंडीशंस के अकॉर्डिंगली एंट्री चूज करनी होती है। सिंपल वर्ड्स में इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री लेने के लिए कंपनी को सही तरीका चूज करना ज़रूरी होता है ताकि वो प्रॉफिट और ग्रोथ के चांसेस बढ़ा सके। वन है फर्स्ट है एक्सपोर्ट्स। दिस इन्वॉल्व्स द physical movement of goods and services from one country to another. It significantly contributes to an economy impacting the trade balance, exports versus imports. इसका मतलब है एक्सपोर्ट का मतलब होता है गुड्स और सर्विसेज का एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक फिजिकल मूवमेंट। यानी जब कोई कंपनी अपने देश में प्रोडक्ट बनाकर उसे फॉरेन कंट्री में बेचती है तो उसे एक्सपोर्ट कहते हैं। एक्सपोर्ट्स इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि ये कंट्री को फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने में हेल्प करते हैं। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ट्रेड बैलेंस पर पड़ता है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के डिफरेंसेस से मेजर होते हैं। अगर किसी कंट्री के एक्सपोर्ट्स ज़्यादा और इंपोर्ट्स कम होते हैं तो ट्रेड बैलेंस पॉजिटिव होता है और अगर इंपोर्ट्स ज़्यादा होते हैं तो
ट्रेड डेफिसिट हो सकता है। सिंपल वर्ड्स में एक्सपोर्ट का मतलब है अपने देश के प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री में बेचना, जो इकोनॉमी और ट्रेड बैलेंस के लिए फायदेमंद होता है। डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स transactions involving the direct purchase and sale of commodities between countries without any intermediaries involved in the process। इसका मतलब है डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में कंपनी खुद ही अपने प्रोडक्ट्स को फॉरेन कंट्री में सेल करती है, यानी बायर और सेलर के बीच डायरेक्ट ट्रांजैक्शन होता है और कोई इंटरमीडियरी, बीच का एजेंट इन्वॉल्व नहीं होता। इस मेथड में कंपनी को मार्केट पर ज़्यादा कंट्रोल मिलता है और प्रॉफिट मार्जिन भी बेटर हो सकता है, लेकिन इसमें कंपनी को खुद ही मार्केटिंग, डॉक्यूमेंटेशन और फॉरेन कस्टमर हैंडल करने पड़ते हैं। सिंपल वर्ड्स में डायरेक्ट एक्सपोर्ट में कंपनी डायरेक्टली बायर को प्रोडक्ट बेचती है बिना किसी मिडिलमैन के। Indirect exports, an intermediary such as a commission agent or purchasing agent is engaged to facilitate the purchase and sale of goods between the two countries। इसका मतलब है इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में कंपनी एक इंटरमीडियरी जैसे कमीशन एजेंट या परचेजिंग एजेंट को अपॉइंट करती है, जो दो कंट्रीज के बीच बाइंग और सेलिंग प्रोसेस को मैनेज करते हैं। इस मेथड में कंपनी को फॉरेन मार्केट की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि एजेंट डॉक्यूमेंटेशन, कस्टमर्स और प्रोसीजर हैंडल करते हैं, लेकिन प्रॉफिट का एक पार्ट इंटरमीडियरी को देना पड़ता है। सिंपल वर्ड्स में इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट्स में कंपनी फॉरेन बायर तक अपना प्रोडक्ट एजेंट के थ्रू पहुंचाती है। इंटरनेशनल लाइसेंसिंग एंड franchising licensing, a contractual agreement where a licensor grants another party the right to use intangible property such as patents, trademarks, formulas, or designs for a specific period in exchange for a royalty payment। This is popular for companies with unique, legally protected assets। इसका मतलब है लाइसेंसिंग एक कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट होता है जिसमें एक कंपनी लाइसेंसर किसी भी दूसरी पार्टी को अपनी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी यूज करने का राइट देती है। ये इंटेंजिबल प्रॉपर्टी हो सकती है जैसे पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, फॉर्मूलाज, डिजाइन या ब्रांड नेम। ये राइट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है और इसके बदले में दूसरी पार्टी लाइसेंसर को रॉयल्टी पेमेंट देती है। लाइसेंसिंग उन कंपनीज के लिए पॉपुलर होता है जिनके पास कोई यूनिक और लीगली प्रोटेक्टेड असेट्स होता है। इस मेथड से कंपनी बिना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए अपने ब्रांड या टेक्नोलॉजी को फॉरेन मार्केट में एक्सपेंड कर सकती है। सिंपल वर्ड्स में लाइसेंसिंग में कंपनी अपना पेटेंट या ब्रांड नेम किसी दूसरी कंपनी को यूज करने का राइट देती है और बदले में रॉयल्टी अर्न करती है। फ्रेंचाइजिंग, similar to licensing but involves broader support including operational and marketing assistance। It allows franchisees to operate their business using the parent company's brand and standards. Example: McDonald's, Domino's Pizza, to ensure a uniform customer experience। इसका मतलब है फ्रेंचाइजिंग लाइसेंसिंग जैसा ही होता है, लेकिन इसमें सपोर्ट का लेवल ज़्यादा ब्रॉड होता है, यानी सिर्फ ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क यूज करने का राइट ही नहीं मिलता, बल्कि पेरेंट कंपनी ऑपरेशन और मार्केटिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करती है। फ्रेंचाइजी जो बिजनेस चला रहा होता है, पेरेंट कंपनी का ब्रांड नेम
बिजनेस मॉडल और स्टैंडर्ड को फॉलो करके अपने आउटलेट ऑपरेट करते हैं। इससे हर लोकेशन पर यूनिफॉर्म कस्टमर एक्सपीरियंस मेंटेन होता है। जैसे मैकडोनल्ड्स और डोमिनोज पिज्जा के आउटलेट दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज में होते हैं, लेकिन उनका टेस्ट, सर्विस और सेटअप ऑलमोस्ट सेम होता है क्योंकि सब पेरेंट कंपनी के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हैं। सिंपल वर्ड्स में, फ्रेंचाइजिंग में फ्रेंचाइजिंग में पेरेंट कंपनी अपना ब्रांड और कंप्लीट बिजनेस सिस्टम यूज करने का राइट देती है ताकि हर जगह सेम क्वालिटी और एक्सपीरियंस मिले। कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, this mode is suitable for businesses that wish to focus on marketing while outsourcing production. The company contracts a foreign firm to manufacture or assemble products at a competitive price while retaining control over distribution and marketing. इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा मोड ऑफ एंट्री है जो उन बिजनेसेस के लिए सुटेबल होता है जो प्रोडक्शन को आउटसोर्स करके मार्केटिंग पर फोकस करना चाहते हैं। इसमें कंपनी किसी फॉरेन फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है ताकि वो उनके प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर या असेंबल करे, यूजुअली कॉम्पिटिटिव कम कॉस्ट पर। लेकिन प्रोडक्शन आउटसोर्स करने के बाद भी मेन कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग पर कंट्रोल रखती है, यानी प्रोडक्ट बनाने का काम फॉरेन फॉरेन फर्म करती है, लेकिन बेचने और ब्रांड नेम मैनेज करने का काम ओरिजिनल कंपनी ही करती है। सिंपल वर्ड्स में, कॉन्ट्रैक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी फॉरेन कंट्री में प्रोडक्ट बनवाती है, लेकिन उसकी सेलिंग और मार्केटिंग का कंट्रोल अपने पास रखती है। एग्जाम्पल, नाइकी Nike sources footwear from Southeast Asian factories. Apple has assembling operations in India. जैसे नाइकी अपने फुटवेयर्स का प्रोडक्शन मोस्टली साउथ ईस्ट एशियन फैक्ट्री से करवाती है, यानी नाइकी खुद हर जगह फैक्ट्री नहीं चलाती बल्कि वहाँ की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके शूज बनवाती है, जबकि मार्केटिंग और ब्रांड कंट्रोल अपने पास ही रखती है। इसी तरह से एप्पल के कुछ असेंबलिंग ऑपरेशंस इंडिया में होते हैं, यानी एप्पल अपने प्रोडक्ट्स को डिफरेंट कंट्रीज में असेंबल करवाती है, लेकिन डिज़ाइन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग का मेन कंट्रोल उसके हेडक्वार्टर्स के पास होता है। सिंपल वर्ड्स में, कंपनी जैसे नाइकी और एप्पल प्रोडक्शन दूसरी कंट्रीज में करवाते हैं ताकि कॉस्ट कम हो, लेकिन अपने ब्रांड और मार्केटिंग पर कंट्रोल खुद ही रखते हैं। जॉइंट वेंचर, A joint venture is an arrangement where two or more independent entities pool their capital, expertise and resources to achieve a common goal or project. इसका मतलब है जॉइंट वेंचर एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट कंपनीज मिलकर काम करती हैं। ये कंपनीज अपना कैपिटल यानी कि पैसा, एक्सपर्टाइज, नॉलेज और स्किल्स और रिसोर्सेज कंबाइन करती हैं ताकि एक कॉमन गोल या स्पेसिफिक प्रोजेक्ट अचीव कर सके। जॉइंट वेंचर यूजुअली तब किया जाता है जब कंपनी किसी नए मार्केट में एंट्री लेना चाहती है या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना चाहती है जिसमें रिस्क और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो। इसमें इसमें प्रॉफिट और रिस्क दोनों पार्टनर्स के बीच शेयर किया जाता है। सिंपल वर्ड्स में, जॉइंट वेंचर में दो या ज़्यादा कंपनीज मिलकर पैसा और स्किल इन्वेस्ट करती है और मिलकर एक कॉमन बिजनेस गोल को अचीव करती है। टाइप्स इक्विटी जॉइंट वेंचर, पार्टनर्स शेयर ओनरशिप एंड कंट्रीब्यूट कैपिटल। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, collaboration based on an agreement without forming a new legal entity. Cooperative joint venture, entities cooperate while maintaining separate identities.
आइडेंटिटीज। सबसे पहले इक्विटी ज्वाइंट वेंचर। इक्विटी ज्वाइंट वेंचर इस टाइप में पार्टनर्स ओनरशिप शेयर करते हैं और अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी दोनों या सभी पार्टनर्स कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उनका ओनरशिप परसेंटेज डिसाइड होता है। प्रॉफिट और रिस्क भी उसी प्रोपोर्शन में शेयर होता है। कॉन्ट्रैक्चुअल जॉइंट वेंचर, इसमें कंपनी सिर्फ एक एग्रीमेंट यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर कोलैबोरेट करती है। यहाँ कोई नई एंटिटी फॉर्म नहीं होती। दोनों पार्टीज अपनी अलग आइडेंटिटी मेंटेन करती है, लेकिन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए साथ काम करती है। कॉर्पोरेटिव जॉइंट वेंचर, इस टाइप में एंटिटीज कॉर्पोरेट करती हैं, लेकिन अपनी सेपरेट आइडेंटिटीज मेंटेन रखती हैं, यानी वो मिलकर काम करती है पर लीगली और ऑपरेशनली अलग अलग रहती हैं। एग्जाम्पल, टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड is a 50-50 joint venture between Tata Consumer Products and Starbucks Corporation। इसका मतलब है टाटा स्टारबक्स प्राइवेट लिमिटेड एक 50-50 जॉइंट वेंचर है जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और स्टारबक्स कॉरपोरेशन के बीच स्टैब्लिश हुआ है। इसमें दोनों कंपनीज इक्वल पार्टनरशिप के साथ इंडिया में स्टारबक्स आउटलेट ऑपरेट करती है। सिंपल वर्ड्स में जॉइंट वेंचर अलग अलग तरह का हो सकता है, ओनरशिप शेयर करके, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, या कॉरपोरेशन के बेसिस पर। टाटा और स्टारबक्स का पार्टनरशिप इसका एक एग्जाम्पल है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI). FDI involves an investor from one country making an investment to establish a lasting interest and significant control in an enterprise located in another country. It allows companies to access larger markets, raw materials, and skilled labor. इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का मतलब होता है जब एक कंट्री का इन्वेस्टर किसी दूसरी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है ताकि वहां किसी एंटरप्राइज में लास्टिंग इंटरेस्ट और सिग्निफिकेंट कंट्रोल एस्टेब्लिश कर सके। यानी इन्वेस्टर सिर्फ शेयर्स खरीदने तक लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि कंपनी के मैनेजमेंट और ऑपरेशंस पर भी कुछ हद तक कंट्रोल रखता है। FDI routes in India. Automatic route. No prior government approval required. Government route requires prior approval via the Foreign Investment Facilitation Portal. Example, Google acquiring a 7.7% stake in Reliance Jio platform. इसका मतलब है FDI के थ्रू कंपनीज को कई फायदे मिलते हैं और इनके अलग अलग रूट्स हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक रूट। इस रूट में इन्वेस्टर को प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होती। अगर सेक्टर अलाउड कैटेगरीज में आते हैं तो फॉरेन इन्वेस्टर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। गवर्नमेंट रूट, इस रूट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले गवर्नमेंट की अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यानी कि FIFP के थ्रू सबमिट की जाती है। गवर्नमेंट रिव्यू करने के बाद परमिशन देती है। इसका एग्जांपल है गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.73% का स्टेक एक्वायर किया है। ये एक एग्जांपल है FDI का, जहां फॉरेन कंपनी ने इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। सिंपल वर्ड्स में इंडिया में FDI या तो बिना अप्रूवल ऑटोमेटिक रूट से आता है या गवर्नमेंट की परमिशन के बाद गवर्नमेंट रूट से आता है।
नहीं तो गूगल गूगल का जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट का इसका एक एग्जांपल है। Mergers and acquisition M&A. These are used for significant expansion, reducing competition or gaining market momentum. Mergers. Two companies of roughly equal strength unite to form a new entity. Example Vodafone India and Idea Cellular merging to form VI. Acquisition: one company takes over another, acquiring its assets and liabilities. Example Zomato acquiring Uber Eats. इसका मतलब है मर्जर्स और एक्विजिशन M&A का यूज कंपनी तब करती है जब वो सिग्निफिकेंट एक्सपेंशन, कंपटीशन रिड्यूस करना या मार्केट में स्ट्रॉन्ग पोजीशन गेन करना चाहती है। मर्जर्स मर्जर्स तब होते हैं जब दो कंपनी जिनकी स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट इक्वल होती है वो मिलकर एक नई एंटिटी बनाती हैं। दोनों कंपनीज अपनी सेपरेट आइडेंटिटी छोड़कर एक कंबाइंड कंपनी के रूप में काम करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है वोडाफोन। वोडाफोन इंडिया और आइडिया आइडिया सेल्युलर मर्ज होकर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड वीआई बनी। एक्विजिशन एक्विजिशन तब होता है जब दो या दो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर लेती है। इसमें एक्वायरिंग कंपनी दूसरी कंपनी के असेट्स और लायबिलिटीज अपने कंट्रोल में ले लेती है। जैसे पहले के टाइम में एक उबर ईट्स चलता था, उसी जगह पे उबर ईट्स को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया। ये इसका एग्जांपल है। सिंपल वर्ड्स में मर्जर में दो कंपनीज मिलकर एक नई कंपनी बनाती है, जबकि एक्विजिशन में एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती है। Takeovers. This strategy involves identifying a healthy unit with a strong network and brand name and bringing it under management control to become a market leader. Because multiple parties may compete for a well-known company, this can result in a hostile takeover. Example Unilever's takeover of Brook Bond and Lipton. इसका मतलब है टेक ओवर्स एक स्ट्रैटेजी होती है जिसमें एक कंपनी किसी दूसरी हेल्दी और वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी को आइडेंटिफाई करती है जिसका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और ब्रांड नेम होता है और उसे अपने मैनेजमेंट कंट्रोल में ले लेती है। इसका मेन पर्पस होता है मार्केट में लीडर पोजीशन अचीव करना। कभी कभी जब कंपनी बहुत फेमस होती है तो उसे खरीदने के लिए कई कंपनीज compete करती है। अगर टारगेट कंपनी मैनेजमेंट इस डील से एग्री ना करे और फिर भी कोई कंपनी जबरदस्ती कंट्रोल लेने की कोशिश करती है तो इसे हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं। एग्जाम्पल यूनिलीवर ने ब्रुक बॉन्ड और लिप्टन का टेक ओवर किया था। सिंपल वर्ड्स में टेक ओवर में एक कंपनी दूसरी स्ट्रॉन्ग कंपनी को अपने कंट्रोल में लेकर मार्केट में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बना लेती है। इसका इंटरनेशनलाइजेशन का लास्ट टॉपिक टर्नकी प्रोजेक्ट्स है। टर्नकी प्रोजेक्ट्स इन अ टर्नकी प्रोजेक्ट a contractor is responsible for the entire operation from the concept to completion, including planning, capital supply construction, and equipment installation. The client simply turns the key to start operations when the project is handed over. This common this is common in infrastructure projects
like airports, dams, and power plants. टर्नकी प्रोजेक्ट्स में एक कॉन्ट्रैक्टर पूरे प्रोजेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, स्टार्टिंग से लेकर कॉम्प्लीशन तक। इसमें प्लानिंग, कैपिटल अरेंज करना, कंस्ट्रक्शन, मशीनरी और इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन सब कुछ कॉन्ट्रैक्टर ही हैंडल करता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो क्लाइंट को रेडी टू यूज प्रोजेक्ट हैंड ओवर कर दिया जाता है। क्लाइंट को बस की टर्न करके ऑपरेशन ऑपरेशन स्टार्ट करना होता है, इसलिए इसे टर्नकी प्रोजेक्ट कहते हैं। ये मॉडल मोस्टली बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में यूज होता है, जैसे एयरपोर्ट्स, डैम्स और पावर प्लांट्स। सिंपल वर्ड्स में टर्नकी प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्टर सब काम खुद करता है और क्लाइंट को एक फुल्ली रेडी प्रोजेक्ट दे देता है जिसे वो तुरंत स्टार्ट कर सके। इसके साथ हमारा यूनिट 1 खत्म होता है। थैंक यू।